ना करिए आप, वरना भगवान भरोसे है, नॉट माय भरोसे। चलो, हम लोगों ने ये वाला चैप्टर कर लिया था अपना खत्म, एंड आई होप आप सबको ये चैप्टर जो है बड़ा ही अच्छा सा लगा होगा, बिकॉज वो चैप्टर बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था, बहुत ही सिंपल सिंपल सी चीज थी। बट यस, नेक्स्ट चैप्टर हमारा अच्छा खासा हार्ड है। हार्ड नहीं है एक्चुअली, क्या है, क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला है। बच्चे माइटोसिस और मियोसिस में जिंदगी भर कंफ्यूज रहते हैं, पता नहीं क्यों, बट आई सी कि मैं उसको जितना आपके लिए फिगर आउट कर सकती हूँ। बट अभी के लिए हमने क्या क्या पढ़ा है सेल साइकिल वाले चैप्टर में, सॉरी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, बस एक छोटा सा मैं आपको एक रिवीजन लेके चलूंगी, ठीक है, एक हल्का सा रिवीजन। और उसके बाद आज की क्लास में हम थोड़ा सा ब्रॉड वाला पढ़ेंगे। हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर भी इसके डिस्कस कर लिए थे बहुत सारे, ठीक है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, क्या क्या पढ़ा था हमने, सेल की डेफिनेशन से स्टार्ट किया हुआ था ये चैप्टर हमारा। इस सेल की जो न्यू मॉडिफाइड डेफिनेशन है वो क्या है, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सेल्स पे आए, फिर हमने थ्योरीज पढ़ी, करेक्ट। थ्योरीज के बाद हमने कौन से बड़े एक्सपेरिमेंट्स जो थे थोड़े बहुत, ठीक है, थोड़े बहुत हमने एक्सपेरिमेंट्स उसके किए। उसके बाद क्या था इस चैप्टर में, याद दिलाओ भाई। उसके बाद क्या था, डेफिनेशन, टाइप, थ्योरीज। अरे प्रियंका जी कहाँ थी आप? ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ा, के बारे में पढ़ा हमने मैम, मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन, हाँ, फ्लूइड मॉडल्स के बारे में पढ़ा, थ्योरीज कह लो या मॉडल्स कह लो, मॉडल्स के बारे में पढ़ा। छोटा सा ही चैप्टर था, इतना प्यारा सा ही, तभी हमारा 4-5 उसमें खत्म भी हो गया, राइट। बट हमने काफी अच्छे से पढ़ा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी प्रैक्टिस कर लिए। ओ प्रियंका, मैं आपको पता है उस दिन मिस ही कर रही थी क्लास में, पूछो किसी से भी। मैंने उस दिन फ्राइडे को नाम लिया था ना कि प्रियंका जी थी, वो कहाँ चली गई, मुझे लगा शायद तुम शिफ्ट हो गई हो। चलिए जी, तो हमने बेसिक बेसिक जो कहानी थी सारी खत्म कर दी। इसीलिए आज की क्लास में ना हम देखते हैं थोड़ा सा फास्ट चल लेते हैं, क्योंकि ये 25-23 स्लाइड्स हैं, कितनी हम कर पाते हैं। अगर 10 स्लाइड्स भी हमने कर ली ना तो हमारा काम बन जाएगा, फिर बाकी जो 10 होंगी वो हम रिविजन के टाइम पे कर लेंगे। थोड़ी सी एडवांस लेवल वाली स्लाइड है, बट आई एश्योर यू कि आपको सब समझ में आएगा, बिकॉज आपने बेसिक्स बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, एनसीईआरटी पढ़ी हुई है, दैट मीन्स। चलिए जी, क्या है हमारी कहानी, इंट्रोडक्शन से हमने स्टार्ट किया था। इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल मेक्स अ लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग, ठीक है। क्या, कौन सी चीज लिविंग है, कौन सी चीज नॉन लिविंग है, उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है सेल, क्योंकि सेल के अंदर ही क्या चल रहा होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस जिसका नाम क्या है, मेटाबॉलिज्म। याद है जब हम लोगों ने लिविंग के कैरेक्टर्स पढ़े थे, उसमें हमने मेटाबॉलिज्म को क्या कहा था, एक स्पेसिफिक वर्ड यूज किया था, डिफाइनिंग कैरेक्टर, रिमेंबर। हमने कहा था कि मैम मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है जो कि सिर्फ लिविंग में मिलेगा, क्योंकि और जो हमारे 2-3 थे वो कैसे थे, हमारे लिविंग के कैरेक्टर्स थे, बट दे वर नॉट द डिफाइनिंग कैरेक्टर। फिर क्या है हमारा, ऑर्गेनिजम्स विच आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, एक ही सेल के अंदर उनके सारे ऑर्गेनल्स आ जाएं, ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं यूनिसेलुलर, while the organisms which are made up of multiple types of cells, ठीक है, ठीक है, बहुत अलग अलग टाइप के सेल्स से मिलके बने हुए हैं, तो उन्हें हम कहते हैं क्या, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि हम कार्डियक सेल, हेपेटिक सेल, नर्व सेल, एक्सक्रीटरी सेल, रिप्रोडक्टिव सेल, सब अलग अलग सेल्स हैं हमारे पास। इसको आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो, समझ सकते हो। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर इंडिपेंडेंट, कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब उनको किसी से भी जो है, किसी की सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। याद है ये वाला पार्ट हमारे पास कब आया था, जब हम क्वेश्चंस कर रहे थे नीट वाला, remember, how many of you remember this thing, unicellular organisms are capable of or independent organ existence, कि उनको किसी की जरूरत नहीं है। अब देखो, अगर आपको थोड़ा सा लिंक लग रहा हो कि हमारे जो ये वाले नोट्स हैं वो कहाँ से हैं, आपके नीट के मेंस के एग्जाम से आए हुए हैं, ठीक है। अगर आपने ये पढ़ लिए तो आपने सब पढ़ लिया है, ठीक है बच्चा। तो देखो पहला जो फीचर था, इसी से क्वेश्चन था हमारा नीट वाला एग्जाम का, कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं, प्रियंका जी यही साइन में मिस कर रही थी बताए आपका। चलिए जी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का अब आपको मतलब पता है कि ये हमारा एक सेल है, मतलब सेल कह रही हूँ सॉरी, एक ये हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, ये दूसरा ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर सारे के सारे खुद के ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, इसके अंदर भी खुद के सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। इसको इस वजह से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, ठीक है, पूरी तरीके से अपने में जैसे कहते हैं सक्षम है, ठीक है, उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ,
ठीक है, यूनिसेल ऑर्गेनिजम्स भी कैपेबल होते हैं, सिंगल सेल है बट वो अपने आप कैपेबल हैं कि सारे के सारे फंक्शंस कर सकते हैं। द स्ट्रक्चर विच इज लेस देन अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, वही देखो ये भी सेम वही लाइन आई है, अगली लाइन भी, कि वो स्ट्रक्चर जिसमें कुछ ना कुछ चीज की कमी है। सपोज कर लो ये एक यूनिसेलुलर सेल थी, इसके पास क्या है, ये वाला ऑर्गेनेल नहीं है, क्या अब ये कंप्लीट है? नो मैम, ये कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो ये क्या अपने आप को क्या बोलते हैं आराम से इजीली एग्जिस्ट। जस्ट वन सेकेंड, एक्चुअली मेरी स्क्रीन बार बार फ्रीज हो रही है, आई डोंट नो व्हाई। आया क्या ये? आ गया। ठीक है, चलो, तो ये ही हमारे पास सेकंड लाइन भी थी कि अगर किसी पर्टिकुलर सेल में कोई एक सेल जो है, सॉरी एक जो पार्ट है वो मिसिंग है, तो वो उसको हम नहीं कहेंगे कि वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है, बस यही इस लाइन का मतलब है। और ये दोनों ही लाइन हमारी सेम जो थी आपसे एग्जाम में, सॉरी क्वेश्चन से मैंने पूछी थी। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड इज कंसिडर्ड एज स्ट्रक्चरल फंक्शनल, और मैंने आपको एक और वर्ड याद करवाया था, फंडामेंटल। करेक्ट, तो यू कैन ऐड दिस ऑन हियर। ठीक है, फंडामेंटल है। फिर क्या है, रॉबर्ट हुक ने उसे दिया था सबसे पहले 1665 में। हाँ जी मैम, हमें पता है। ही फर्स्ट ऑब्जर्व द सेल इन अ पीस ऑफ डेड कॉर्प सेल, ये भी हमें पता है मैम। ही डिस्क्राइब द सेल इन हिज बुक माइक्रोग्राफिया। अब ये आ गया आपका हाई लेवल वाला क्वेश्चन कि उन्होंने जो ये डिस्क्राइब किया था वो कौन सी बुक में किया था। उस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया, तो आपको ये नाम याद होना चाहिए। ल्यूवेन हॉक 1674 में फर्स्ट टाइम थे जिन्होंने लिविंग सेल देखा, और उन्होंने कौन सा टर्म यूज किया था? एनिमल क्यूले। ठीक है, एनिमल क्यूले। ठीक है, उन्होंने ये वर्ड यूज किया था उसके लिए। फिर क्या है कहानी हमारे पास, द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड साइटोलॉजी। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर की स्टडी को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। द स्टडी ऑफ, हाँ जी भूमि। कुछ नहीं मैम। ओके, आई थॉट आपको कुछ पूछना है। द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। सेल स्ट्रक्चर की स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं, और जब हम सेल स्ट्रक्चर के साथ साथ उसके फंक्शन और कैसे वो रिप्रोड्यूस करते हैं इसको पढ़ते हैं, तो उसे हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। आई होप नाउ यू आर क्लियर, और कोई कंफ्यूजन नहीं है द वर्ड बिटवीन द वर्ड साइटोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी, है ना? अच्छा, आज मैं आपको एक लोगों से भी इंट्रोड्यूस कराने वाली थी, सो सॉरी जी। भी है क्लास में? नहीं, आई गेस अभी वो चले गए। एक आपकी सीनियर भी थी आज हमारे साथ क्लास में, उनको ये चैप्टर थोड़ा सा पढ़ना था। आफ्ताब जहान नाम से उन्होंने ज्वाइन किया था। दिख नहीं रहे ना अभी? नहीं, माइट भी वो चले गए होंगे अभी बीच में। चलो जी, आ जाओ। ठीक है, फिर आपको पता है रॉबर्ट हुक को ही हम फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं। आगे कहानी क्या है, नॉल एंड रुस्का इन्वेंटेड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बाय दिस इन्वेंशन ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द सेल कुड बी रिवील्ड। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पार्ट कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था उसको किसने इन्वेंट किया? तो नॉल एंड रुस्का। ठीक है, ये नाम आपको याद होने चाहिए, ये दो तो आपको पहले से ही याद है। चलिए जी, आ जाइए सेल थ्योरी पे। सेल थ्योरी क्या थी? 1838 की कहानी। स्क्लीडन एंड स्कॉन, दो साइंटिस्ट के बारे में था, हम लोग पढ़ चुके हैं इनके बारे में। ठीक है, स्क्लीडन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, पढ़ा था उस दिन हमने, कैसे याद करवाया था मैंने। स्कॉन के नाम में वर्ड ए आता है, दैट मीन्स यहाँ पे आप एनिमल को लेके आएंगे, एनिमल के साथ। और प्लांट तो दोनों में कॉमन थे ही, है ना, प्लांट हमारे मैम दोनों में ही थे। ठीक है, बस एनिमल वाला किसमें किया था? ये हमारा स्कॉन जी ने किया था। जस्ट वन सेकेंड जी। चलो, आगे कहानी क्या है। 1838 में मैथियस कीडन जो थे एक जर्मन बॉटनिस्ट, उन्होंने नंबर ऑफ प्लांट्स को एग्जामिन किया, और उन्होंने ही बताया कि सारे प्लांट्स जो हैं कुछ अलग अलग टाइप के सेल्स से मिलके बने हुए हैं, और जो कि क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। थोड़े टाइम बाद अगले साल हमारे पास कौन जी आए, उन्होंने भी, वो कौन थे? एक जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने क्या बताया कि जो जो एनिमल्स हैं उनके पास भी डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जस्ट लाइक हमारे प्लांट्स की तरह।
ही कंक्लूडेड दैट एनिमल्स हैव एन आउटर लेयर, जिसको हम आज के टाइम पे क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑफ प्लांट्स ही कंक्लूडेड द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, जो कि प्लांट्स का ही एक यूनिक कैरेक्टर है. हम लोग ह्यूमंस में क्या बोलते, सॉरी एनिमल्स में क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड प्लांट्स में क्या है हमारे पास, सेल वॉल है. बट आपको पता है दोनों का फंक्शन क्या है, लगभग लगभग सेम है, बट यस उन दोनों का कॉम्पोजिशन बहुत अलग है जिससे वो मिलके बने हुए हैं. ठीक है. Scon proposed the hypothesis that the bodies of the plants and animals are composed of cells and the product of cells. वही चीज जो स्क्लीडन और स्कॉन की हमारी थ्योरी थी. ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड बच्चा. ठीक है, स्क्लीडन और स्कॉन की थ्योरी थी हमारी. दोनों ने साथ में मिलकर क्या प्रपोज किया 1839 में. इट्स मेन फीचर आर एज फॉलोज. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स. ठीक है, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके मिलके बने हुए हैं, सेल्स के और उनके प्रोडक्ट्स के. ठीक है, ऑल द ये जितने भी सेल्स हैं सारे के सारे स्ट्रक्चरली एंड मेटाबॉलिकली स्टेबल हैं. जस्ट 1 सेकेंड बच्चा जी. चलिए जी, थैंक यू सो मच बच्चा जी. एक बार बार बैक कॉल आ रहा था. ओफ, थैंक यू सो मच एवरीवन. चलिए जी, फिर क्या है हमारे पास, हमने, थैंक यू प्रियंका, फिर क्या पढ़ लिया हमने, नक्की सारे के सारे जो है मैम किससे बने हुए हैं, सेल से मिलकर बने हुए हैं और उन्हीं के प्रोडक्ट्स भी हैं. सारे स्ट्रक्चरली और मेटाबॉलिकली सिमिलर भी हैं. सेल्स परफॉर्म वाइटल एक्टिविटीज. आपको पता है कि सेल भी खाली नहीं बैठे हैं, उनके पास भी बहुत सारे काम है करने के लिए, और सारे काम अब आप जानते हो. और हर एक सेल क्या है, इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी. ठीक है, चलो जी. अब ऑब्जेक्शंस क्या क्या है हमारे पास है. ऑब्जेक्शंस है हमारे पास कि बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया डू नॉट बियर द न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में आप लोगों ने ये वाले नोट्स जो है वो डाउनलोड कर लिए हैं डीपी, उसमें से डीपी में से नहीं. प्रियंका आप तो बीमार थे ना बच्चे, आप कैसे करोगे. योगिता यस मैम. आप लोगों ने ये डाउनलोड किए हैं बच्चे. नो मैम. अगर आप लोग ना उसमें हो कि आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले रहे हो, प्लीज डोंट टेक दैट. ये वाले जो नोट्स हैं, सेल वाला ये जो चैप्टर है ना, आप जब मेरा वाला स्लाइड खोलते होगे जिसमें आपको मेरी रिकॉर्डिंग एंड नोट्स दिखते होंगे, उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट में यही वाला स्लाइड पड़ा हुआ है. ठीक है, तो प्लीज इसको एक बार निकाल के ना हमेशा इसको पढ़ते रहा करो थोड़ा थोड़े टाइम के बाद, ताकि आप भूलें ना. ठीक है एवरीवन. ओके मैम. चलिए जी, नेक्स्ट क्या है, वायरसेस आर असेलुलर एंड डू नॉट हैव एनी सेलुलर मशीनरी. ये बात तो मैम हमें पता है, ये हमने पढ़ी है, बट पहली वाली बात हमें बहुत ज्यादा नहीं पता थी, तो इसलिए हमने आज सीख ली कि हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया और साइन. मैम आपने म्यूट कर रखा है. हाँ जी बच्चा जी मैंने म्यूट कर दिया था. जस्ट एक सेकेंड. चलिए जी, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट आ जाते हैं हम. अच्छा, अगर कोई गड़बड़ी हो ना तो प्लीज मुझे बता देना. एक्चुअली मेरा ना फोन पे आज कॉल बार बार आ रहे हैं, तो उस वजह से वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है. ठीक है, बड़ा मैं लॉग इन करूंगी तो बार बार वही टाइम वेस्ट होगा हमारा. चलिए जी, दो चीजें हमने सीख ली. कौन कौन सी सीखी एक बार फिर से देख लेते हैं. बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में कोई न्यूक्लियस नहीं होती, कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता. वायरसेस के पास कोई सेलुलर मशीनरी नहीं है क्योंकि वो असेलुलर है. फिर क्या है, ये भी हमने उस दिन सीखा था और आपने देखा था कि इसका हमारे पास क्वेश्चन आया भी था कि आरबीसी और ट्यूब सेल्स में, सॉरी सीप ट्यूब सेल्स होते हैं, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है. Protozoans and many thallophytes have uninucleate differentiated body that cannot be divided into cells. ठीक है, इनकी बॉडी कैसे होती है, यूनिन्यूक्लिएट होती है और डिफरेंशिएटेड होती है, पर्टिकुलर उसमें डिफरेंशिएटेड रहती है. ठीक है, बट उनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए वो भी कैसे हैं मैम, असेलुलर ही हैं. दे डिड नॉट एक्सप्लेन
नॉट एक्सप्लेन एज हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म। अब अभी तक ये कैसे ये जो है इनमें न्यू सेल्स बनते हैं उस चीज का हमारे पास कोई वो नहीं है आता पता। अब आ जाता है हमारा मॉडर्न सेल थ्योरी, या जिसे हम सेल डॉक्ट्राइन भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको पता होना चाहिए कि ये किसने दिया था, क्या चीज था ये, हम लोगों ने किया था ये चीज अपनी क्लास में। क्या था डॉक्ट्राइन थ्योरी, मतलब नाम अभी उन्होंने बस दे दिया है कि डॉक्ट्राइन थ्योरी, बाकी था क्या ये, बोलो बोलो। मैम जो रुडोल्फ वर्च्यू ने दी थी। बिल्कुल सही बच्चा। चलो जी, एक बच्चा तो है जो क्लास में थोड़ा सा होश में बैठा हुआ है ना। बिल्कुल सही बोली बच्ची आप कि जो मैम रोडोल्फ वर्चाओ ने दी थी। चले जी, देख लें क्या दी थी और क्या दिया था उन्होंने। वैसे आपको पता है जो मेन है आपका, अगर आपको मतलब भर के लिए निकालना है सिर्फ 12th तक के लिए पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी क्लास में हैं जिनको नीट से कोई लेना देना नहीं है, जिनका टारगेट ग्रेजुएशन है, उसके अलावा कुछ और करना है। ओमनिस सेलुलर ई सेलुलर, ठीक है। क्या कहते हैं ये कि जो हमारा सेल है वो हमेशा अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के साथ आता है। बट यस, हमने मैम बहुत सारे एक्सेप्शंस भी पढ़ लिए, ठीक है, हमने मैम एक्सेप्शंस भी पढ़ लिए। तो नाउ वी आर मच क्लियर विद दिस। तो डॉक्ट्राइन थ्योरी, सेल प्रिंसिपल, ये आपको पता होना चाहिए क्या है। स्क्लीडन एंड स्कॉन ने जो काम किया था, जो थ्योरीज दी थी, उसी को क्या किया है और ज्यादा एक्सप्लेन किया। मैंने आपको बताया था जैसे कि जो हमारा वो था ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट था, मैंने आपको कैसे याद कराया था कि हमारा जो ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट था उसको आगे किसने, मैम मैक्लॉयड, एवरी एंड मैक, अच्छा तुम्हारी क्लास में नहीं था, सॉरी 12th में था, ठीक है। चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, सॉरी सॉरी, ठीक है। स्क्लीडन और स्कॉन ने जो काम किया था उसको आगे किसने, रुडोल्फ वर्चाओ ने, ठीक है, रुडोल्फ वर्चाओ ने आगे उसको और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है। क्या था ये इनका कहानी है इनके साथ कि all the organisms are made up of cells having cytoplasm, nucleus, organelles and a covering membrane. Okay, ma'am. Functions of living organisms are the sum of total activities of their cell. मतलब क्या, मेटाबॉलिज्म, कि जितने भी सेल लिविंग होंगे वो कोई ना कोई एक्टिविटीज कर रहे होंगे, कोई ना कोई फंक्शन कर रहे होंगे जिससे कि वो जिंदा रहें, एंड दिस इज ऑल अबाउट मेटाबॉलिज्म। सेल्स कैन सर्वाइव इंडिपेंडेंटली बट यस, ऑर्गेनेल्स जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते। दोनों ही अलग अलग बातें हैं। सेल्स जो कि सेल ऑर्गेनेल से मिलके ही बने हुए हैं, तो सेल्स तो जो हैं वो सरवाइव कर जाएंगे, बट अगर हमने ये ऑर्गेनेल निकाल के बाहर रख दिया तो ये ऑर्गेनेल हमारा सरवाइव नहीं करेगा। यही चीज इन्होंने लिखी हुई थी अपनी थ्योरी में। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये वही लाइन है जो ये इनका मेन लाइन था। ओमनिस सेलुलर ए सेलुले, इट इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड हेरिडिटी यूनिट, ठीक है। ये क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड हेरिडिटी है, ठीक है। लाइफ एग्जिस्टेंस सेल्स, हमारी जो हम लोग जिंदा हैं वो सेल्स की ही देन है। ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स। ग्रोथ क्यों हो रही है, क्योंकि हमारा इसका साइज बढ़ता है, पहले ऐसे ही पढ़ाया था हमने, है ना। कोई भी सेल है उसका पहले साइज बढ़ता है और फिर वो आगे जाके स्प्लिट कर जाता है दो में। साइज क्यों बढ़ता है, क्योंकि अंदर के जो ऑर्गेनेल्स हैं वो डबल हो रहे हैं, एक के दो बन रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है या भाषण लग रहा है पूरा, समझ में आ रहा है। वैसे इजी लाइन लाइन से, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, राइट। फाइनल शेप जो किसने दिया, रुडोल्फ वर्चाओ ने दिया था 1855, ठीक है। स्क्लीडन और स्कॉन ने कब दी थी, 1839। 1839। स्क्लीडन का काम जो था वो 1838 का था और स्कॉन का 1839, बिल्कुल सही बच्चा। चलो जी, थोड़े बहुत बच्चे होश में बैठते हैं क्लास में। अब टाइप्स ऑफ सेल्स क्या है बच्चे जी, ये आता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट, बट जहां तक मुझे याद है मैंने आपको थोड़ा सा ये पढ़ाया है। डिफरेंशिएटेड अनडिफरेंशिएटेड सेल्स ये मैंने पढ़ाए हैं आपको या नहीं, नहीं पढ़ाया है ना। डिफरेंशिएशन नहीं, आप लोग इस वर्ड से फैमिलियर हो क्या, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन, मुझे ऐसा लगता है मैंने आपको पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया है। प्रियंका आप तो छुट्टी पे थे नहीं, आपको कैसे पता, अपने रिकॉर्डिंग सारी तो देखी नहीं होंगी, आई नो दैट। चलिए जी, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ाया है तो मैं अभी देखती हूँ आपको। हाँ जी, हो सकता है अंजलि, पता नहीं, मुझे भी याद नहीं आ रहा है एक्चुअली। वो ये है ना कि क्या बोलते हैं, 12th और 11th दोनों साथ में चल रहे, तो याद नहीं रहता कि किसमें क्या पढ़ाया है। चलो जी कोई बात नहीं, अभी हम लोग टाइप्स ऑफ सेल्स में आ जाते हैं। क्या टाइप्स ऑफ सेल्स हमारे पास है,
अनडिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड एंड डी डिफरेंशिएटेड। क्या मतलब है मैम इन बातों का? अगर आप ना इस मतलब इसको अच्छे से समझ जाओगे तो आपको क्लियरिटी थोड़ी सी मिल जाएगी। पहला कौन सा आपने समझना है? डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रीडिफरेंशिएशन। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्ड नहीं यूज करूंगी, एक सिंपल वे में आपको बताने की कोशिश करूंगी। बस आप अभी के लिए उसको उसमें समझ लेना, बाकी जब हमारा चैप्टर आएगा ना प्लांट्स वाला, प्लांट ग्रोथ एंड हॉर्मोन्स में है, तब हम लोग उसको पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है वंस द सेल जो है हमारे पास, उसके पास एबिलिटी है डिवाइड करने की, ठीक है, बट हमारा जो सेल है वो डिवाइड कर चुका है, तो अब वो क्या बन गया है? अब मैम वो जो बन गया है डिफरेंशिएटेड सेल बन गया है। मतलब क्या? एक परमानेंट सेल बन गया है, मेच्योर सेल बन गया है। मतलब क्या कि हमारे पास मेच्योर सेल है, अब वो क्या बन चुका है मैम? डिफरेंशिएटेड सेल बन चुका है, जिसको हम कहते हैं परमानेंट सेल। परमानेंट सेल का फीचर क्या होता है कि वो अब डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। दिस परमानेंट सेल इज, हाँ जी अंजलि बिल्कुल सही बोला लड़की ने, लूज द एबिलिटी ऑफ डिविजन, ठीक है। वो क्या करता है? एबिलिटी अपना जो डिवाइड करने की है उसको, उसकी गायब हो चुकी है, ठीक है। ये दो लाइन ही इंपॉर्टेंट है, इतने में ही आप लोग, आपके लिए मतलब अभी के लिए काम चल जाएगा। फिर क्या है? डी डिफरेंशिएशन, कि अब हमारे पास क्या बना हुआ था बच्चा? परमानेंट सेल, ठीक है। बट अगर ये परमानेंट सेल फिर से डिवाइड करने लगे, ठीक है, फिर से डिवाइड करने लगे, मेच्योर नहीं आएगा, आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिलाया, मेच्योर और परमानेंट तो एक ही बात होती है ना बच्चे, मेरिस्टेमेटिक सेल्स आएगा यहाँ पे, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया इस बात पे, मेरिस्टेमेटिक सेल आएगा यहाँ, ठीक है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स के पास ही कैपेबिलिटी होती है डिवाइड करने की, ठीक है। ये हमारा परमानेंट सेल फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल बन जाता है, मेरिस्टेमेटिक सेल बन जाता है। मतलब क्या कि उस मेरिस्टेमेटिक, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल बन जाता है, मतलब कि मैम उसमें जो है एबिलिटी ऑफ डिवीजन आ जाती है वापस से, एबिलिटी ऑफ डिवीजन जो है रीगेन कर लेता है वो, ठीक है, रीगेन कर लेता है। मतलब जैसे इसमें मैंने आपको एक और पॉइंट क्या बोला कि लूजेस द एबिलिटी ऑफ डिवीजन हो गया, परमानेंट सेल बन गया। और दूसरा मैंने क्या बोला था आपसे? मैंने आपसे कहा था कि वो जो है रीगेन, या ठीक है एक ही बात हो गई अंजलि, बिल्कुल सही बोला आपने भी, ठीक है, कि यहाँ पे जो उसके फंक्शन है, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर जो है वो फिक्स हो गया है मैम अब, ठीक है। नाउ इट्स नॉट गोइंग टू चेंज, कि अगर हमारा कार्डियक सेल बनना था तो वो कार्डियक सेल ही बन गया, अब हम उसको किडनी वाले सेल्स या लेके लो नर्व सेल्स या नेफ्रॉन्स में नहीं कन्वर्ट कर सकते, तो उन्हें हमने कह दिया परमानेंट सेल। बट मेरिस्टेमेटिक सेल्स कौन से होते हैं? जिनमें क्या है? स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो चेंज हो सकते हैं, ठीक है। या फिर आप कह लो और ज्यादा अच्छे उसमें, नीड्स टू बी फिक्स, नीड्स टू बी फिक्स्ड, अभी हमको पता नहीं है कि किसका कौन सा फंक्शन होगा, थोड़ा थोड़ा जब मैच्योर होगा तब वो बनेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा है रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन क्या होता होगा? कोई थोड़ा सा आइडिया? बोलो बोलो। कि यही जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स थे, बिल्कुल सही, वंस अगेन दे लूजेस द एबिलिटी ऑफ डिविजन, एकदम वही वर्ड लिख देते हैं जो अंजलि ने लिखे हैं, अंजलि अंजलि, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। अब देखो अब हमारे को ना दो चीजें समझनी है बच्चा, कि यहाँ पे जो ये सेल है ना, ये परमानेंट सेल, उसको हम डिफरेंशिएटेड सेल कहते हैं। क्या कहेंगे हम मैम? इसे डिफरेंशिएटेड सेल कहते हैं, और इस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहा जाता है। सिमिलरली जो ये मेरिस्टेमेटिक सेल बना, उसे हम मैम डी डिफरेंशिएटेड सेल कहेंगे, और इस प्रोसेस को डी डिफरेंशिएशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि हम इसे मैम रीडिफरेंशिएटेड सेल कहेंगे, एंड इस प्रोसेस को रीडिफरेंशिएशन। तीनों प्रोसेस समझ में आए आपको? इतने ज्यादा हार्ड तरीके से मैंने नहीं समझाया, मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आने चाहिए। तो अब अगर आपको वो समझ में आ गया ना, तो ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
कैसे मैम? अनडिफरेंशिएटेड सेल्स में पहले से पहले हम डिफरेंशिएटेड वाले सेल्स देख लेते हैं. दे आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शन एंड सेल डिवीजन इज एब्सेंट. कि अब यहाँ पे क्या हो गया है, वही कि इन्होंने, इनका जो स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, वो एक फिक्स हो गया है. अब यही पढ़ा था अभी जस्ट हमने डिफरेंशिएटेड सेल डिफरेंशिएशन में. यस मैम, यही पढ़ाया था आपने कि नाउ दे हैव लॉस्ट द एबिलिटी ऑफ डिवीजन. लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड. ठीक, चलो जी, आगे क्या कहानी है हमारी? आगे कहानी है डी डिफरेंशिएशन की. नाउ यू आर क्लियर विद दिस आल्सो कि ये भी क्या है, दे आर स्पेशलाइज्ड सेल्स बट लूज देयर स्पेशलाइजेशन. वो एक स्पेशलाइज्ड सेल्स बन चुके हैं. मतलब कि क्या, वो डिफरेंशिएटेड सेल्स थे, उनके पास खुद का फंक्शन था, खुद का स्ट्रक्चर था, खुद का डिवीजन, अब जो बट डिवाइड करने की कैपेसिटी नहीं थी. अब ये जो अपना स्पेशलाइजेशन है ना, उसे लूज कर देंगे. ठीक है, कि हमारा जो जैसे किडनी विडनी वाले सेल्स तो हो नहीं सकते बिकॉज वो तो थोड़ा ज्यादा फेंक जाएगा. ठीक है, जैसे अब ये समझ लो, जैसे हमारा अम्बिकल कॉर्ड, वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, कि स्टेम सेल्स होते हैं वहां पे. ठीक है, तो वो स्टेम सेल्स क्या है, उनमें एबिलिटी है सब कुछ बनाने की, बट हम उनको डिफरेंशिएटेड सेल्स नहीं कह सकते. क्यों? क्योंकि मैम ये हमारे परमानेंट सेल्स थे. अब उनका जो परमानेंट सेल थे, उनमें वो जो परमानेंट सेल बनने की स्पेशलाइजेशन थी, वो अब फिर से चली गई है. तो नाउ उनमें डिविजन होगा. यही पढ़ा था अभी हमने. यस मैम. इट हेल्प्स इन हीलिंग ऑफ बाउंड रीजनरेशन. जैसे क्या, ये हमारे सेल्स जो हैं स्किन के, वो हमारे कैसे परमानेंट सेल है, बट तुम्हारे एक कट लग गया हल्का सा, तो क्या हो जाएगा, वो अपना डिवीजन कैपेबिलिटी रीगेन कर लेंगे. ठीक है, और यहाँ के सेल्स को क्या कर देंगे, भर देंगे और सारे मतलब एंजाइम्स की हेल्प से. अब ये हो गया हमारे एनिमल्स में, जैसे छिपकली की पूंछ. ठीक है, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन और या सेल कल्चर जो है, वो समझ लो आप कॉर्क कैम्बियम में. अच्छा, एक वर्ड आया है यहाँ पे, सेल कल्चर. इसीलिए आपका जो होमवर्क बन जाता है, आपका होमवर्क बन जाएगा, एक टॉपिक आपका है टिश्यू कल्चर आगे, उसमें एक वर्ड आएगा आपका कैलस. पढ़ा है हम लोग, करा है आप लोगों ने? मैंने आपको अभी तक होमवर्क दिया है आई गेस. कैलस आप लोगों को दिया दिया है आपको योग्यता? यस मैम. कैलस हो चुका है, आपको पता है आप सबको? यस मैम, पहले दिया था. ओके जी, फिर तो कैलस देने का मतलब नहीं है. तो फिर तुम लोग लो दूसरा वर्ड लो जी. आप करके आना बच्चा कल के लिए होमवर्क, टाइप्स ऑफ पोटेंशियल. कौन बोला होमवर्क भी मिलेगा? अच्छा प्रियंका जी, सॉरी आप छुट्टी में थे. प्रियंका, आपके पीछे थोड़ी बहुत चीजें हो चुकी हैं. एक्चुअली हमारा एक ग्रुप बन चुका है जिसमें सारे बच्चे ऐड हैं. 24-25 जितने हम लोग की क्लास में डेली आते हैं. आपसे थोड़ी जनसंख्या कम है, 25 लोग हम लोग हैं साथ में. तो उसमें आपको डेली होमवर्क मिलता है एक टॉपिक से. और आज मैं क्वेश्चंस वाला जो काम था वो देना भूल गई. ठीक है, और डेली हम लोग 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं. तो आपका कल का होमवर्क है टाइप्स ऑफ पोटेंशियल या फिर पोटेंट सेल्स दे दो, जिसमें आपको पता है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट भी दे देती हूँ, जिसमें आपको पता है क्या करना है. ठीक है, आपको जो है टॉटी पोटेंसी, छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत बड़े टॉपिक नहीं है. ठीक है, यूनिपोटेंसी एंड एक है हमारे पास प्लूरीपोटेंसी. हाँ जी प्रियंका, बिल्कुल ले सकते हैं प्लूरी पोटेंसी. और चलो एक और, उसको भी क्यों ही छोड़ना. ठीक है, बहुत छोटी छोटी लाइन है, ट्रस्ट में, सिर्फ दो दो तीन तीन लाइन की. ठीक है, मल्टी पोटेंसी. ठीक है, ये चारों ना छोटे छोटे वर्ड्स हैं, प्लीज एक बार इसको करके आना. इन चारों का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट. ले लिया? फटाफट स्क्रीनशॉट लेके एक बार थम्स अप करना मुझे. हम्म, चलो जी बच्चा, ये आपका कल का होमवर्क है. आई वांट एवरीवन टू डू. अरे एक काम करते हैं प्रियंका, कोई नहीं, आपको काम आपने वो तो ले लिया ना स्क्रीनशॉट. स्क्रीनशॉट, आपको हाथ में इन्फेक्शन है क्या, चिकन पॉक्स का? पूरी बॉडी. क्या कह रहे हो प्रियंका? मैम पूरी बॉडी. नहीं, पूरी बॉडी में तो आई नो, बट अभी आप लिख विख नहीं पा रहे हो. मैम लिख तो देते हैं पर कैसे लिखेंगे पता ही नहीं. नहीं, मैं आपकी बात नहीं समझी प्रियंका, क्या कह रहे हो आप? मैम सबके बारे में आइडिया नहीं तो कैसे लिखना है. प्रियंका, कल हम फोन पे बात करते हैं. ठीक है, आपकी आवाज एक्चुअली बहुत कम आ रही है, बट कोई बात नहीं बच्चा, गेट वेल सून.
हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है हमारे पास। हाँ जी, कोई नहीं अंजलि, मैं प्रियंका को थोड़ा हेल्प कर दूंगी। अंजलि एक काम करिए ना, कल का जो काम है वो आप ही डालेंगी, ठीक है? कल के 10 क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा भी कहीं पे ऑक्यूपाइड थी, इसलिए मैं आपको वो 10 क्वेश्चन वाला काम नहीं दे पाई। अंजलि जो है वो कल के लिए आपके 10 क्वेश्चन डालेंगी, और चाहे तो अंजलि आप रात में डालना है, चाहो तो आप रात में डाल सकते हो। एंड यस, कल सारे के सारे, और कोई जरूर वो नहीं है कि आपको नहीं, वैसे अगर आप लोग ना ग्रुप में डालोगे ना, क्योंकि तो ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो और बच्चे हैं उनको भी आपके नोट्स पढ़ने का, जो पढ़ रहे हैं, जैसे कुछ जो बच्चे हैं वो बहुत ही लीनियंट हैं, तो वो चैप्टर आपका चॉइस है, इस चैप्टर से डालना है, अगले 10 चैप्टर से डालना है, कोई भी, ठीक है अंजलि? हाँ जी, बस 10 से 15 के बीच में ही होना चाहिए, उससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, बिकॉज मुझे पता है उससे ज्यादा तुम लोग कर नहीं पाओगे। ये जो मेरा काम होता है दिन का, बस वो मैम आधे मुझे घंटे का भी काम है, डालना। बस उतने से करिए। अंजलि आप ही डालेंगे क्वेश्चंस? मैम 2 अंजलि है ना। अच्छा 2 अंजलि हैं, ओ हमको मिला के 3। ठीक है, कौन सी वाली अंजलि है? नहीं नहीं, एक ही अंजलि को डालनी है जिसको मैंने बोला है। ये कौन सी अंजलि है जिसका नाम सिर्फ अंजलि है, अंजलि कुमारी नहीं? अंजलि कुमारी को कल देंगे फिर, ओके ठीक है? मैम। आज के लिए अंजलि डालेगी। चलिए जी, थैंक यू, मेरे को नहीं होता था कि हमारे क्लास में 2 हैं। चलो जी, सेल एंड ओपन सिस्टम, बैक टू द टॉपिक। क्या है? एन ओपन सिस्टम इज वन व्हिच इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग बाय अ बाउंड्री दैट अलाउज द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सराउंडिंग। क्या कह रहे हैं? ओपन सिस्टम है, बट किसके लिए है? ओपन सिस्टम जो है ये हमारे को कैसे कर रहा है? सेपरेट कर रहा है। कैसे कर सेपरेट कर रहा है मैम? क्योंकि आपको पता है बहुत अच्छे से कि हमने पढ़ लिया प्लांट्स में कौन प्रोटेक्ट कर रहा है अपने मतलब सराउंडिंग से? सेल वॉल, है ना? बट ये आपस में तो एक्सचेंज कर रहे हैं। और जो हमारे एनिमल्स में है, वहां पे मैम हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो कि एक बाउंड्री सेट कर रही है, और जहां उस बाउंड्री के थ्रू ट्रांसफर किसका होगा? ट्रांसफर होगा मटेरियल का अंदर, जो भी हमारे को रिक्वायरमेंट होगी उन सब का। फिर क्या है? सेल इन एन ओपन सिस्टम बिकॉज इट रिसीव्स अ नंबर ऑफ मटेरियल्स एंड एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड एंड लिबरेट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। कि उसको एनर्जी जो है वो तो बाहर से मिल रही है, बट हमारी जो बॉडी से एनर्जी लॉस हो रही है वो किस फॉर्म में होती है? वो सिर्फ और सिर्फ हीट के फॉर्म में होती है, ठीक है? फिर क्या है? आपको पता है कि सेल्स के बहुत सारे शेप हैं, बेस, पॉलीगोनल, कॉलमनर, ये सब आप सबके सारे सब जानते हो। और हर एक सेल का जो फंक्शन है वो भी आपको पता है अलग है, हर एक सेल अलग अलग टाइप के फंक्शंस करता है। स्मॉलेस्ट सेल ये हमने पढ़ा है, माइक्रोप्लाज्म। लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच वाला भी पढ़ा है। बैक्टीरिया का जनरल साइज क्या है? 3 से लेके 5 म्यूलियन तक होता है। और इसका भी याद है, रिलेटेड क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम किया था सॉल्व, ये भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। ह्यूमन आरबीसी का डायमीटर कितना है? 7 म्यू एम, ठीक है? 7 माइक्रो एम मीटर या फिर म्यू एम, जो भी आपको समझ में आए, डायमीटर। एंड नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लार्जेस्ट सेल्स। ह्यूमन बॉडी में कौन सबसे बड़ी है? वो है मैम हमारी नर्व सेल्स, ठीक है? चलो जी, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ मैम। ये रे कुछ के डायग्राम्स दिए हुए हैं, बहुत ज्यादा डायग्राम्स पे हम नहीं जाएंगे, बिकॉज ये, बट यस, आप अपने एनसीईआरटी के डायग्राम्स को हल्के में नहीं ले सकते, इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि एनसीईआरटी का कोई भी डायग्राम आपको मिस नहीं करना है। आरबीसीज कैसे होते हैं? कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि आरबीसीज की जो शेप है वो मैम बाई कॉनकेव है, बाई कॉनकेव ऐसे करके, ठीक है? तो उसे हम क्या कहते हैं? बाई कॉनकेव वर्ड यूज करते हैं उसके लिए। व्हाइट ब्लड सेल्स कैसे होते हैं? अमीबॉइड होते हैं। ये शेप और सेल का नाम आपको याद होना चाहिए। कॉलीमिलर या एपिथेलियल सेल जो हमारी आउटर मोस्ट स्किन बनाते हैं, वो कैसे होते हैं? लॉन्ग एंड नैरो होते हैं। नर्व सेल आपको पता है क्योंकि ये तो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है? वो कैसे होते हैं? ब्रांच एंड लॉन्ग होते हैं। लास्ट में है ट्रैकीज कैसे हैं? इलोंगेटेड। और मीजोफिल सेल्स कैसे होते हैं? राउंड एंड ओवल होते हैं, ठीक है? ये दोनों तो हम लोगों ने चलो एनाटॉमी वाले चैप्टर में पढ़ा है, बट यस, अभी तक आपके में ये वाले पार्ट्स नहीं आए थे, बट आपके जो एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं वो यहीं से आते हैं। प्री जो नीट का एग्जाम होता है वो उसमें यहीं से आते हैं, ठीक है? हम इस डायग्राम से आर बी क्लियर? कुछ और चाहिए आपको इस डायग्राम में? आई गेस इतना ठीक है? चलो जी, फिर हम आ जाते हैं सेल ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे। हमने क्या किया था? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था इन दोनों को, प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक। एक फ्रैक्शन ऑफ 1 मिनट के अंदर इसको हम रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये हमने पढ़ा हुआ है, राइट? उससे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। सेल का साइज कितना होता है? बहुत ही छोटा, 1 से 5 म्यूएम के बीच में। तभी मैंने आपसे कहा था कि बैक्टीरिया का जो है हमारा इसी के बीच में रहता है,
अभी जस्ट पढ़ के हटे हो, ये देखो, है ना। तो बैक्टीरिया हमारे क्या है, प्रोकैरियोट्स है क्योंकि मैम, और यूकैरियोट्स में, बट अगर आप थोड़ा सा और उसमें जाओगे तो ये कुछ कुछ बुक्स में आपको 10 म्यूजियम दिया हुआ है, ठीक है, बट दैट्स फाइन। 10 से 100 म्यूजियम दिया हुआ है, और शायद हमारी एनसीईआरटी में 10 से 100 ही दिया हुआ है, बट इट्स ओके, 5 भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और आपको पता है कि ये मल्टीप्लाई स्लोली करते हैं, और बैक्टीरिया बहुत ही फास्टली मल्टीप्लाई करते हैं, पहला दूसरा। फिर क्या है, इनके पास हैज अ एनवेलप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पे 2 एनवेलप्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की। न्यूक्लियस यहाँ एब्सेंट है, इसलिए तो प्रोकैरियोट्स हैं। और यहाँ पे क्या देखने को मिलता है आपको, न्यूक्लियोइड, एक ऐसे करके रफ स्ट्रक्चर जैसा मिलता है, जिसके अंदर हमारा जो है जेनेटिक मटेरियल पैक्ड होता है। और यहाँ पे क्या है, एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस आपको देखने को मिलता है, ठीक है, जिसके अंदर हमारा ये पड़ा होता है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे को आ रहा है, मैं पूछूंगी आफ्टर दिस, ठीक है। चलो जी, फिर क्या है, हाँ, सेल वॉल यहाँ पे प्रेजेंट है, अगर होगी तो किसकी बनी होगी, म्यूरामिक एसिड। नाउ द थिंग जहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट होती है यूकैरियोट्स में, हमें पता है, बट यहाँ म्यूरामिक एसिड नहीं होता है, ठीक है, ये बिल्कुल ही क्लियर रखिए अपने माइंड से। फिर कह रहे हैं, अब म्यूरामिक एसिड, इनसे पहले कोई पूछे तो मैं बता देती हूँ कि ये एक कॉम्पोजिशन है, जैसे हम लोग कहते हैं ना, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ये वाला पार्ट, कि किसकी बनी होती है हमारी लेयर, फॉस्फोलिपिड की मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पे किसकी बनी है, म्यूरामिक एसिड की। डीएनए कैसा है, ओपन है, इसका मतलब क्या, हिस्टोन्स एब्सेंट है। यहाँ पे डीएनए है, हिस्टोन प्रोटीन्स दोनों होते हैं। डीएनए कैसा है, फ्री है साइटोप्लाज्म में, आपको पता है न्यूक्लियोइड के अंदर है फिलहाल। डीएनए सर्कुलर होता है, ऑर्गेनाइज्ड इनटू सिंगल क्रोमोसोम। ओके मैम। फिर कह रहे हैं, मोस्ट ऑफ द डीएनए फाउंड इज न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। अ स्मॉल क्वांटिटी इज आल्सो फाउंड इन क्या, प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। याद है, इसी वजह से इसका दूसरा नाम हमने क्या बोला था, किस टाइप के ऑर्गेनेल्स होते हैं ये, एक वर्ड यूज किया था मैंने आपके लिए, प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर आल्सो नोन एज, कौन है हीरो बच्चा क्लास का, एंडोमेम्ब्रेन। एंडोमेम्ब्रेन तो और भी होते हैं ना बच्चे, लाइसोसोम भी तो एंडोमेम्ब्रेन था। दीक्षा, दीक्षा, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या, कौन सा ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। प्लास्टिड्स पावर हाउस होते हैं। नो, नॉनी जी, प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। नरगिस, दूसरी वाली अंजलि, अंजलि कुमारी। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। नो यार, डबल मेम्ब्रेन वाला होता तो प्रिया वो और नहीं बोलते नाम, डबल मेम्ब्रेन और नहीं होते हैं, और भी तो होते हैं। प्रिया, ऋषु, रोहित जी कहाँ गए, शांति से बैठे हो एकदम। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। बिल्कुल सही नौनी, क्या बात है। तो आज की हमारी हीरोइन है नौनी, ठीक है, इनके लिए स्टार, और सारे के सारे वो भेजो जो स्माइली वाला होता है इमोजी, मेरे में नहीं आ रहा है ऑप्शन। थैंक यू प्रियंका, वेरी गुड, ठीक है। क्या वर्ड यूज किया था बच्चे, आपने भूलना नहीं है, ठीक है। ये दोनों ऑर्गेनल्स कैसे हैं मैम, सेमी ऑटोनोमस। जब मैं आपसे कह रही हूँ कि बस हम इन दोनों की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, सेमी ऑटोनोमस, ठीक है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स। अगर डबल मेम्ब्रेन की मैं बात कर रही होती बेटा जी, नाजो कोई बात नहीं, कभी दूसरी खुश में भी खुश रहो, अगली बार आप देना, आपके लिए बजवाएंगे, ठीक है। अगर मैं डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल की बात कर रही थी तो क्या ये दो ही होते हैं डबल मेम्ब्रेन, दो और नहीं पढ़े थे हमने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा था, लाइसोसोम्स कैसे थे बेटा, है ना। चलो, यहाँ पे डीएनए कैसा होता है, लीनियर होता है, वेयर एज एक्स्ट्रा जो डीएनए हमारा प्रेजेंट होता है वो सर्कुलर होता है। क्या नाम था एक्स्ट्रा डीएनए का, मैम प्लाज्मिक। क्या बात है योगिता जी, थोड़ा इजी था योगिता, इसलिए इसमें नहीं बजाएंगे आपके लिए, ठीक है। बिल्कुल सही बोला लड़की ने, प्लाज्मिड, ठीक है, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है इन ऑर्गेनल्स में, ठीक है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। चलो जी, इसको भी देख ही लेते हैं फटाफट से, नीचे से यहीं से देखते हैं क्या है इनके एग्जाम्पल, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म एंड पीपीएलओ। अब याद है पीपीएलओ सबको, प्लूरो, निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, है ना। यहाँ पे कौन से हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल्स, प्लांट्स, हम सारे। सेंट्रियोल भी इनमें एब्सेंट है, सेंट्रियोल प्रेजेंट है। राइबोसोम कैसा है, 70s, यहाँ 80s। और राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं,
माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में राइबोसोम्स उनके खुद के भी होते हैं, बट वहां पे कैसे होते हैं 70s। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जिनको हमने सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल अभी पढ़ा, उसमें राइबोसोम्स किस तरीके के हैं 70s, बाकी कितने में कैसे होते हैं 80s प्रेजेंट होते हैं। फिर क्या है, एक स्पिंडल एपरेटिस इज नॉट फॉर्म ड्यूरिंग डिवीजन, आपको पता है इसका डिवीजन का क्या है, और यहाँ पे स्पिंडल एपरेटिस बनेगा। मुझे पता है अभी आपको स्पिंडल एपरेटिस मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा, बट थोड़ा सा पता है समझ में आ रहा होगा। कैसे मैं बताऊं, ये डायग्राम पहचान रही हो आप, मैंने आपको उस दिन कराया था। क्या है ये, क्या थे ये? योगिता ऐसे मत करो, बता रही हो, मैं रोने लगूंगी और लाइव क्लास में अगर तुम लोगों ने इसका आंसर नहीं बताया मुझे। बोलो। मैम सेंट्रोसोम। बिल्कुल सही, थैंक यू प्रिया, थैंक यू अंजलि, आप लोग की वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ सही सलामत, वरना ये लोग तो मुझे कब का निपटा दिए होते। ठीक है, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स मैंने बताया था आपको, हम लोगों ने पढ़ा था मैम कि जब हमारे पास दो सेंट्रियोल मिलते हैं तब वो एक सेंट्रोसोम बनाते हैं। इन्हीं की हम बात कर रहे हैं, जो स्पिंडल एपरेटस होता है ना, वो इसी में होता है एक्चुअली। जब हमारा न्यू ये डिवाइड करेगा ना, हाँ जी प्रियंका, थैंक यू क्लैपिंग के लिए। तो यहाँ पे ना जो हमारे ये बनाया था ना, ये क्या है हमारा डीएनए। तुम लोग का टेस्ट लेना ना बहुत जरूरी हो जाता है, तुम लोग सबके सब ना गंदे बच्चे हो गए, भांग भांग खा के क्लास में घुसते हो। क्रोमोसोम। हाँ जी प्रिया, ये था हमारा क्रोमोसोम। अभी डीएनए जिसने बोला था ना, पहले मुझे ये बताना कि ये क्या है। अगर ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, इसको क्या बोलोगे? मैंने उस दिन सिखाया था, वही बताएंगे। किसने बोला था इससे पहले आंसर? यस मैम। मैम मैंने। योगिता बताओ, वैसे तुमसे उम्मीद है कि तुम बता दोगी। न्यूक्लियस के अंदर क्या था? मैम जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल तो सबको पता है, क्रोमोसोम भी जेनेटिक मटेरियल ही है ना, बट इसको इस टाइम पे हम क्या कहते हैं? योगिता, वरना तुम्हारी मम्मी से बात करूंगी मैं। मैम क्रोमेटिन। हाँ जी, वेरी गुड, याददाश्त आ गई लड़की की। देखो मम्मी के डर ये होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बोला लड़की ने कि मैम इसको हम क्रोमैटिन कहते हैं। ठीक है, और जब ये क्या करता है, कौन बताएगा कि क्या होता है तब हम उसे क्रोमोसोम कहते हैं? एक वर्ड यूज। कंडेंस होता है तो। क्या बात है योगिता, इतना तेज! अब तो मैं ऐसे ही पूछूंगी, आंटी जी से बोल दूंगी साथ में बैठा करो प्लीज। कंडेंस होता है या कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू वो क्रोमोसोम बनते हैं। चलो फिर योगिता आप ही बता दो, इस सिंगल को क्या कहते हैं? मैम क्रोमेटिड। बिल्कुल सही, सारे एकदम सिक्सर मारे हैं युवराज सिंह की तरह। अब कोई और बताएगा प्लीज? रोहित जी आप हैं क्लास में अब, रोहित आप बताइए क्या होता है ये क्रोमोसोम जो हमारा बनता है। ठीक है, इसको हम सिस्टर क्रोमैटिड भी कहते हैं, मैंने बताया था आपको। इसके रोहित आप ही बताएंगे, ठीक है, भागना नहीं है क्लास से। ये क्या है? रोहित है क्लास में, गायब हो गया है? रोहित आप लिख सकते हैं, 30 सेकंड का वेट कर रही हूँ मैं। गायब नहीं है तो? रोहित आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? विनय आपको आवाज आ रही है? विनय जी, कैन यू हियर मी? तमन्ना, ये प्लीज ऐसे मूक बच्चे मत आया करो मेरी क्लास में। नरगिस आपको आपको पता है क्या होता है ये? नो मैम। क्यों नरगिस, आप तो लास्ट क्लास में थे, आई रिमेम्बर दैट। मैम भूल गए। इसके बाद ना मुझे 10 बार लिख के ना व्हाट्सएप करना इसका नाम। ईशा, जो हैंड रेज कर रहा है उनसे लास्ट में पूछूंगी मैं। ईशा लोहिया। गौरव कुमार और दीक्षा। नो, सेंट्रोमियर नहीं था, बीच वाला सेंट्रोमियर था। चलो थोड़ा सा तो आपने पढ़ा कि लगा, लगा मुझे कि हाँ थोड़ा पढ़ा था क्लास में। तो ये था ना बच्चे, ये सेंट्रोमियर था। ठीक है, ये पड़ोस वाले क्या थे, ये दो, ये भी डिस्क शेप ही होते हैं।
चलो प्रिया आप ही बता दो अब। मैम प्रिया हेट्रोक्रोमैटिक। मैम मैं बताऊं? थैंक यू अंजलि। उसने लिख दिया, अंजलि, नाजो एंड योगिता ने लिख दिया नीटोफोर्स। यार बच्चे ऐसे क्लास में भांग घुस खा के मत घुसा करो मेरी, गंदे लोग। ये है सेंट्रोमियर बच्चा, मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था बेटा जी। ठीक है, नीटोफोर्स इन्हें कहते हैं। ठीक है जी। चलो जी, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं क्योंकि यहाँ पे दो हैं, पता चला बाद में किसी को इससे भी कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है जी। चलो पुराना रिवाइज करके थोड़ा सा आया करो। चलो आगे कौन से बच्चे हमारे पॉइंट्स। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में, क्योंकि न्यूक्लियस है नहीं। यहाँ न्यूक्लियस में होता है। यहाँ पे साइटोक्लासिस डज नॉट शो, साइटोक्लासिस कह लो या साइटोकाइनोसिस कह लो, एक ही बात है। नहीं होगी, यहाँ पे होगी क्योंकि साइटोप्लाज्म का डिवीजन भी होता है। कोई कंपार्टमेंट नहीं होते हैं हमारे इसमें। यहाँ पे एक्सटेंसिव कंपार्टमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं। बड़े बड़े ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस, ईआर, लाइसोसोम्स एंड ये सारे के सारे हमारे पास एब्सेंट होते हैं, बल्कि यहाँ प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स पढ़ा था उस दिन, इसी से माइक स्पिंडल फाइबर से रिलेटेड है। ठीक है, वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियस ही नहीं है, डिवाइड ही नहीं करेगा क्रोमोसोम उसके अंदर। यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। गैमीट्स आर नॉट फॉर्म सिंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड मियोसिस हमारे एब्सेंट हैं, और यहाँ पे गैमीट्स हमारे बनते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होने चाहिए। अब ये देख लो एक बार थोड़ा सा, एक टिपिकल यूक्रियोटिक सेल कैसा होता है? 10 से 20 म्यूएम, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था। कुछ कुछ 5 भी लिखते हैं, आप 10 भी लिख सकते हो। ठीक है, 10 to 100 म्यूएम तक आपको ये देखने को मिलेगा। वायरसेस का साइज कितना होता है? मैक्स टू मैक्स 0.2 म्यूएम। देख रहे हो कितना छोटा है हमारा। इनफैक्ट प्रोक्रियोट भी कितना रहता है? 0.1 से भले स्टार्ट होता है, बट वो कहां तक चला जाता है? 5 म्यूएम तक जा रहा था, अगर आपको याद हो थोड़ा सा, राइट? प्रोक्रियोट। यूक्रियोट तो 5 से 100 मिलियन तक जाता ही है, बट वायरसेस कितने छोटे होते हैं? 0.02 से 0.2 मिलियन ओनली। ठीक है, वायरसेस हमारे याद होने चाहिए। पीपीएलओ जो कि क्या है हमारा? प्रोक्रियोटिक सेल्स, राइट? ठीक है, प्रोक्रियोटिक सेल्स है। ये भी हमारा कैसा होता है? 0.1। टिपिकल बैक्टीरिया, ये तो आपको पता ही है। एसिटाब्यूलेरिया, एक जो कि क्या है? ग्रीन एल्गी है। उसका भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि ये भी कैसी है? यूनिसेलुलर एल्गी है आपकी। ठीक है जी। चलो जी आगे बढ़ जाओ। अब नोट क्या दिया हुआ है इन्होंने? डॉट रिकॉग्नाइज द मीजोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन इन डिनोफ्लैजिलेट्स। अब आप में से कौन है जो डिनोफ्लैजिलेट्स को नहीं जानता है? मेरे अकॉर्डिंग सब जानते हैं। ठीक है, हम लोगों ने प्लांट किंगडम वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। ठीक है, फिर है मीजोकैरियोटिक सेल्स, जिसमें कौन आता है हमारा? हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन्स जो है वो हमारे एब्सेंट होते हैं, बट न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट। क्रोमोसोम्स आर कंडेंस्ड विजिबल इवन इन इंटरफेस। ठीक है, ये हमारे डिनोफ्लैजिलेट्स की कहानी है। अब ये नहीं पढ़ेंगे हम क्योंकि ये आपने पढ़ा हुआ है। प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में क्या डिफरेंस होते हैं? ठीक है, आई गेस ये सबको आते होंगे। एनी वन ऑफ यू जो चाहता है इसको भी पढ़ लें। नहीं ना, ये सबने पढ़े हुए हैं, ये बहुत ही बेसिक वाले हैं। ये रहा उसका डायग्राम, ये भी आप देख के ही बता लेते हो कि कौन सा कौन है। करेक्ट। चलिए जी, थोड़ा प्रोक्रियोटिक सेल्स के बारे में भी हम इतना ज्यादा नहीं जाएंगे। जस्ट 1 सेकेंड बच्चों। हाँ, आज एक्चुअली थोड़ा सा मेरे, आपको पता है लैपटॉप में ही थोड़ी सी प्रॉब्लम दे रहा है बार बार। ठीक है, बट कोई बात नहीं।
देखो यहाँ पे एक लाइन दी हुई है, मैं बस इस लाइन को आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि क्या है ये लाइन। जस्ट 1 सेकेंड, कौन सा ये कि रिजर्व फूड मटेरियल जो है आर स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ नॉन लिविंग इंक्लूजन बॉडी। बट ये बात हमने पढ़ी भी थी, ठीक है। रिजर्व फूड मटेरियल जो है नॉन लिविंग जो है इंक्लूजन बॉडीज की तरह पढ़ा होता है प्रोकैरियोट्स में। ये नीट 2017 में क्वेश्चन जो है आपके पास आ भी चुका है, ठीक है। चलिए जी, बट आई गेस आज की हमारी क्लास के लिए इतना हमारा ये बहुत है। तो अब मुझे आप बस ये बता दो कि आपको इस चैप्टर में अगर कुछ पूछना पड़ना है तो नेक्स्ट टाइम हम जब भी स्टार्ट करेंगे इस वाले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जब हमारा रिवीजन चलेगा तब। क्योंकि प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक को इतना ज्यादा डिटेल में और ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, सेल वॉल वाले पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए जी, बताइए कुछ जो आप लोगों को पूछना हो इस चैप्टर में, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये चैप्टर अब हमारा यहाँ पे एंड हो जाता है। हाँ जी प्रियंका, आप बताइए।